हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। तो सर आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट, यानी कि हमारे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स, जो कि हमारे सीए, सीएस और सीएम में तीनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है और इक्वली बेनिफिशियल है। राइट। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट की एक क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की अमेंडमेंट करवाई थी, यानी कि सरचार्ज से रिलेटेड, रिबेट से रिलेटेड, कंपनी के टैक्स रेट से रिलेटेड और कंपनी के जो डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है उससे रिलेटेड मैं अमेंडमेंट ऑलरेडी करवा चुका हूं, वो यूट्यूब के ऊपर है। आज की अमेंडमेंट अगले चैप्टर्स की है। आज की क्लास में मैं 3 चैप्टर कवर करने वाला हूं, एक रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा इनकम फ्रॉम सैलरी और तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, आज हम इन 3 चैप्टरों की अमेंडमेंट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं, इन तीनों चैप्टर के अमेंडमेंट के साथ साथ मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाले हैं जो अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। तो आपको ना सिर्फ ये अमेंडमेंट समझ में आएगी, बल्कि अमेंडमेंट की किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने जीएसटी की सारी अमेंडमेंट डाल दी हैं। एमसीक्यू जो जीएसटी की अमेंडमेंट पर मैंने स्पेशल बनाए हैं वो भी डाले हैं अभी लेटेस्ट, और लास्ट क्लास मैंने डीटी का अमेंडमेंट पार्ट 1 भी डाल दिया है। आज मेरा डीटी का अमेंडमेंट का पार्ट 2 है, वो वीडियो जो आप जरूर देख लेना, सो दैट आपका अमेंडमेंट्स का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इज इट क्लियर? ओके, अगली बात, चलिए अब हम शुरू करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर की अमेंडमेंट। सर देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर वैसे तो एक अमेंडमेंट है, सिर्फ एक अमेंडमेंट है, लेकिन एक ऐसी अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट नहीं है, कॉन्सिक्वेंटल अमेंडमेंट है। अपने आप आपको अमेंड समझना पड़ेगा उसको। वो पहले वो बता देता हूं, सिंपल वाली। सर देखो, आप जानते हैं इस बार हमारा प्रीवियस ईयर जो है ना वो 1920 हो गया है। प्रीवियस ईयर 1920 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। हाँ सर, ये तो कोई खास बात नहीं है सर, बस बात ये है कि अब जब आप इसके डेज कैलकुलेशन करेंगे ना, तो प्लीज आप याद रख लेना, डेज 36 आएंगे, 366 आएंगे। मतलब जो फरवरी के मंथ की आप कैलकुलेशन करेंगे ना, उसमें 29 डेज होंगे, 28 डेज नहीं होंगे। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बस मैंने बता दिया कि फरवरी के मंथ का ध्यान रख लेना। इस बार जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 1920 है, और 1920 में जो फरवरी का मंथ है वो 20 में आ रहा है। तो 20 जो है वो अपने एक लीप ईयर है, और उसमें जो उसमें डेज है वो फरवरी के 28 की जगह 29 हो गए हैं। तो ये थोड़ा देख लेना। बस ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं थी, मैं इसे अमेंडमेंट कहूंगा ही नहीं। हाँ, अब हम उस अमेंडमेंट की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस में एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 9। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है। सेक्शन 9 कहता है इनकम्स विच आर डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। वो इनकम जिन्हें इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। सेक्शन 9 एक डीमिंग सेक्शन है, डीमिंग फिक्शन सेक्शन है। मतलब हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर एंट्री को पढ़ के आपको लगे कि नहीं भाई, ये इनकम तो इंडिया में कमाई हुई नहीं लगती, लेकिन सेक्शन 9 आपको बोलेगा जब मैंने बोल दिया कि इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, तो बस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, फिर कोई बहस नहीं होती। तो सेक्शन 9 कितना मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्शन है यार, वो सीधा सीधा बोल देता है कि इस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। इसी सेक्शन में सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की एक नई क्लोज इंसर्ट की गई है, क्लोज नंबर 8। एक नई क्लोज इंसर्ट की गई है, क्लोज नंबर 8, जिसमें यह लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर इनकम, मैं बताऊंगा कौन से वाली इनकम, जिसे अब इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। हालांकि इस अमेंडमेंट आने से पहले ये वाली इनकम जो क्लोज 8 में नहीं आई है, इंडिया में कमाई हुई नहीं मानी जाती थी। हम लोग बोला करते थे ये इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया है, बट क्योंकि सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज 8 आ गया है और उन्होंने ये बात बोल दी है कि भाई भले ही आपको ऐसा लगता हो कि ये इनकम इंडिया से बाहर कमाई हुई मानी जाती थी, लेकिन अब आपको यही मानना पड़ेगा कि इस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। ओके सर, ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। बेयर एक्ट बोलूं तो जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, वहीं से मैंने कॉपी करके लिखी है। इसका एनालिसिस मैंने नीचे लिखा हुआ है, डायग्राम मैंने नीचे लिखी हुई है, क्वेश्चन मैंने नीचे बनाया हुआ है। तो मेरी बात सुनना, ये लैंग्वेज हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पूरा सेक्शन समझ में आएगा। राइट। मैं आपको पहले इसे ब्लैंक पेज पर समझाता हूं कि ये क्या है। सुनो,
एक मिस्टर एक्स है, मान लीजिए ये बंदा इंडिया में रेजिडेंट है। मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट इन इंडिया। प्लीज ध्यान से देखना आप। एक मिस्टर वाई है, आप मान लीजिए ये नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। एक्स जो है वो वाई को गिफ्ट देता है। गिफ्ट 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 समझते ना, तोहफा 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 तोहफा। एक्स जो है वो वाई को गिफ्ट देता है, गिफ्ट ऑफ रुपीज, गिफ्ट देता है, गिफ्ट ऑफ मनी, कैश गिफ्ट देता है, कैश मनी 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 गिफ्ट देता है, प्रॉपर्टी नहीं, काइंड नहीं, गिफ्ट ऑफ मनी देता है और वो भी एक्सीडिंग रुपीज 50,000, 50,000 से ज्यादा देता है और वो भी आउटसाइड इंडिया देता है, आउटसाइड इंडिया देता है। सर ये आपका मेरा क्वेश्चन है आपके सामने। सर ये मेरा क्वेश्चन है, एक्स एक रेजिडेंट इन इंडिया है, वो मिस्टर वाई जो कि नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है उसे गिफ्ट देता है कैश 50,000 से ऊपर और वो भी इंडिया से बाहर गिफ्ट देता है, इंडिया से बाहर गिफ्ट देता है, मतलब कैश जो है वो इंडिया से बाहर मिस्टर वाई को दिया जाता है। अब मैं यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं, ये लाइन क्यों लगा रहा हूं मैं बता दूंगा आपको। अर्लियर, अर्लियर या अर्लियर नहीं बोलूंगा, इस केस में हम क्या बोला करते थे, अगर ये केस है तो हम बोलते थे दिस इज एन इनकम, ये इनकम है ऑफ मिस्टर वाई। ऑब्वियसली सर ये इनकम मिस्टर वाई क्या है, गिफ्ट जिसको मिलेगा उसी की तो इनकम होगी। एक्स ने तो गिफ्ट दिया है, उसकी थोड़ा ना इनकम हो जाएगी, इनकम तो वाई की होगी। दिस इज एन इनकम ऑफ मिस्टर वाई which is deemed to be accrue or arise outside India। लो जी, this is an income of Mr. Y, और Y कौन है, Y नॉन रेजिडेंट है, which is deemed to be accrue or arise in India and shall not be taxable in India। Obviously जब वो इंडिया में कमाई हुई मानी नहीं गई है तो जो इनकम इंडिया में कमाई हुई नहीं मानी गई, इसका मतलब इंडिया से बाहर कमाई हुई मानी गई है। तो ये वाली इनकम वो है जो इंडिया में नहीं कमाई हुई, विच इज डीम्ड टू बी, सॉरी ये इनकम इंडिया से बाहर कमाई हुई मानी गई है, इंडिया में कमाई हुई नहीं मानी गई। तो जो इनकम इंडिया से बाहर कमाई हुई होती है वो रेसिपिएंट को तभी टैक्सेबल हो सकती है जब वो आर ओ, पर हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन में जिसकी इनकम है वो एनआर है, तो इट शुड नॉट बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगी, एंड शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। मिस्टर वाई को इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब सर अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट हुई है 5 जुलाई 2019 से, ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019। अगर यह गिफ्ट दिया गया है 5 जुलाई 2019 या 19 के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए, अगर यह गिफ्ट दिया गया है 5 जुलाई 2019 या 19 के बाद, अगर यह गिफ्ट दिया गया है 5 जुलाई 2019 या 19 के बाद, तो लो कहता है दिस इज एन इनकम ऑफ मिस्टर वाई। हां ये तो पता ही है मिस्टर वाई की इनकम है, विच इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। हमने कहा नहीं सर ये इनकम इंडिया में कमाई हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पैसा भी बाहर दिया गया है, नॉन रेजिडेंट को दिया गया है, तो इंडिया में कमाई हुई कैसे मान ली जाएगी। बोले मानी जाएगी, हमने बोला है कमाई मानी जाएगी, एंड इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, और ये उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल भी होगी। लो जी यही अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है, दिस इज एन इनकम ऑफ मिस्टर वाई, ये इनकम मिस्टर वाई की मानी जाएगी, वो तो इनकम मिस्टर वाई की है वो तो पता ही है, विच इज, अब वो कह रहा है विच इज डीम्ड टू बी, which is deemed to be accrue or arise in India, accrue or arise in India, accrue or arise in India मानी जाएगी इंडिया में कमाई हुई, and shall be taxable in India, and shall be taxable in India। लेकिन ये इनकम इंडिया में तभी कमाई हुई मानी जाएगी जब कुछ कंडीशंस पूरी हो। कंडीशन नंबर वन, जिसने गिफ्ट दिया वो बंदा इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, जिसको गिफ्ट दिया वो बंदा इंडिया में नॉन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दो कंडीशन है, दो कंडीशन होगी। हालांकि दूसरी कंडीशन में थोड़ी सी चेंज है, मैं बता देता हूं। नॉन रेजिडेंट इन इंडिया के साथ साथ अगर ये गिफ्ट किसी फॉरेन कंपनी को दिया गया है,
अगर ये गिफ्ट किसी फॉरेन कंपनी को दिया गया तो भी इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। मतलब जो रेसिपिएंट है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, वो बंदा या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है या फॉरेन कंपनी हो सकता है। हाँ, नॉन रेजिडेंट अगर होगा तो वो नॉन कॉर्पोरेट असेसी होना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट असेसी मतलब वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। हालांकि मैंने मेरी एग्जांपल में इंडिविजुअल लिया है, मैंने गिफ्ट मिस्टर वाई को दिया है, आपने गिफ्ट एबीसी पार्टनरशिप फर्म को दिया हो सकता है, आपने गिफ्ट एलएमएन पार्टनरशिप फर्म को दिया हो सकता है, एओपी को दिया हो सकता है, किसी को भी दिया हो सकता है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और कंपनी नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी है तो वो फॉरेन कंपनी होना चाहिए, और अगर फॉरेन कंपनी है तो कोई इश्यू नहीं है, ये टैक्सेबल होगा इंडिया में। फॉरेन कंपनी चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में जो लॉ है, हमारी लॉ की लैंग्वेज है, जो नई क्लॉज इंसर्ट हुई है, वहां पे यही लिखा हुआ है, दिस गिफ्ट इज मेड टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी बट टू अ फॉरेन कंपनी। दिस गिफ्ट इज मेड टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी। जो नॉन रेजिडेंट है वो कंपनी नहीं होना चाहिए, और टू अ फॉरेन कंपनी, या फिर वो फॉरेन कंपनी होना चाहिए। फॉरेन कंपनी के साथ ये नहीं लिखा कि वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी होना चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये बनता है कि वो जो फॉरेन कंपनी है वो रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर, दो कंडीशन मैंने आपको बता दी। कंडीशन नंबर 1, एक्स जो है यानी कि जो गिफ्ट देने वाला है, गिफ्ट देने वाला जो है वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। गिफ्ट लेने वाला जो है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, या तो वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन कॉर्पोरेट असेसी होना चाहिए, नॉन कंपनी, या फिर वो फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। दो कंडीशन क्लियर है सर। तीसरी कंडीशन ये गिफ्ट होना चाहिए। गिफ्ट ये नहीं कि कुछ काम के बदले पैसे दिए, नहीं, गिफ्ट होना चाहिए, और ये गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 होना चाहिए, और ये गिफ्ट इंडिया के बाहर दिया होना चाहिए। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इस इनकम को इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी इस पर्पस के लिए। तो 3 कंडीशन कौन है? पेयर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, रेसिपिएंट मस्ट बी ईदर नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी और फॉरेन कंपनी वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। What should be the gifted gift? There should be gift. It should be gift of money. It should be exceeding 50,000 and it should be paid outside India. ये चारों बातें होनी चाहिए। मनी होनी चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो है ना वो ये है, इट शुड बी ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019। ये जो गिफ्ट दिया गया है ये 5 जुलाई 2019 या उसके बाद दिया होना चाहिए। गिफ्ट जो है वो 5 जुलाई 2019 या उसके बाद दिया होना चाहिए। मतलब अगर देखो, हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20। हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020। सपोज किसी ने 30 अप्रैल को गिफ्ट दिया है, तो प्रीवियस ईयर में 19-20 में ही है, लेकिन सर उसको पुराने वाली प्रोविजन ही लगेंगी, क्योंकि गिफ्ट 5 जुलाई के बाद नहीं, 5 जुलाई से पहले दिया जा रहा है। तो मैं बोलूंगा अप टू 4 जुलाई 2019 तक वही प्रोविजन लगेंगी जो पहले लग रही थी, वही प्रोविजन लगेंगी। अगर गिफ्ट 5 जुलाई 2019 या उसके बाद दिया गया है तभी जाकर ये नई अमेंडमेंट प्रोविजन लगेंगी और फिर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। प्लीज टेल मी, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का अमेंडमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हालांकि इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निकल बात बची हुई है, उसका एनालिसिस मैं कर दूंगा अभी आपके साथ, और फिर वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या होती है। टेंशन मत लो, वो भी मैं आपको पूरी अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन पहले आप मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर ये तो क्लियर हो गया, चलो सर मुझे रटवा दो। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसे एप्लीकेबल होने के लिए कितनी कंडीशन का पूरा होना जरूरी है? सर 4 कंडीशन। 1, पेयर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, पेई मस्ट बी नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी इन इंडिया और फॉरेन कंपनी वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यस, देयर शुड बी अ गिफ्ट शुड बी ऑफ मनी, it should be exceeding 50,000 and it should be paid outside India. Very good. And it should be paid on or after 5th जुलाई 2019। सर मैं आपको यह भी कहानी सुना देता हूं, ये 5th जुलाई 2019 ही क्यों है? क्योंकि सर आप जानते हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2019 है, फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019 में 2 बजट आए थे, एक बजट जो इलेक्शन से पहले आता है, एक बजट जो इलेक्शन के बाद आता है। हालांकि मैंने जो अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 की थी वहां पर भी छोटी सी डिस्कशन की थी अमेंडमेंट पहले और बाद वाली। सर जब इलेक्शंस के बाद बजट जो आया था ना वो 5 जुलाई 2019 को आया था, और ये अमेंडमेंट उसी बजट में की गई थी, इसलिए इस अमेंडमेंट को 5 जुलाई 2019 से ही एप्लीकेबल किया गया था। इस अमेंडमेंट को 5 जुलाई 2019 से ही एप्लीकेबल किया गया।
पूरे इनकम टैक्स में 2 ही ऐसी अमेंडमेंट है जो 5 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल है। एक तो ये वाली और दूसरे वाले भी मैं आपको बता दूंगा, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगी। हालांकि वो अमेंडमेंट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूंगा कौन सी है। ओके, आई होप ये वाला क्लियर हो गया। आइए लैंग्वेज पे चलते हैं। लैंग्वेज में पहले लिखा हुआ है एनालिसिस। मैं पहले एनालिसिस करना चाहूंगा। कह रहे हैं एन इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। एन इनकम इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। ये जो इनकम है ये एक्चुअली में इंडिया से बाहर कमाई गई है, हमें मालूम है। बाद में से जबरदस्ती इंडिया में कमाया हुआ माना गया है, लेकिन पहले तो इंडिया से बाहर कमाई गई है। इनकम शुड बी इन द नेचर ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी। जो इनकम है वो गिफ्ट ऑफ मनी होना चाहिए, नॉट अदर प्रॉपर्टी, विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(x। अब ये समझो सर क्या मतलब है, अब ये समझो क्या मतलब है। यह सेकंड पॉइंट का एनालिसिस मैं करना चाहूंगा। सर मैं सेकंड पॉइंट का एनालिसिस क्या, मैं आपको पूरा ही समझा देता हूं क्या है। देखिए इस डायग्राम को देखिए आप, एनालिसिस लिखा हुआ है इनकम आपने कमाई है इंडिया से बाहर, नो डाउट। अब हम थोड़ी देर बाद इसे डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। कमाई आपने इंडिया से बाहर है, लेकिन हम इसे इंडिया में कमाई हुई मान लेंगे। सुन लो सर, लॉ में लिखा है इनकम का मतलब क्या है। इस इनकम का मतलब है कौन सी इनकम है, कौन सी इनकम है। लॉ में लिखा है वो इनकम जो सेक्शन 2 क्लोज 24 के सब क्लोज 17A में लिखी हुई है। इनकम जो आपने इंडिया से बाहर कमाई है वो कौन सी इनकम है, जो 2 क्लोज 24 सब क्लोज 17A में लिखी है। मैं सेक्शन 2 क्लोज 24 सब क्लोज 17A में गया, मैंने वहां जाकर क्या देखा, वहां लिखा था वो इनकम जो सेक्शन 56(2)(x में लिखी हुई है, 56(2)(10) या 56(2)(x में लिखी हुई है। मैं 56(2)(x में गया। अब ये सेक्शन जो है ना वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ते हो, अगर आपको याद हो। अदर सोर्स में लिखा है कि गिफ्ट, इसमें लिखा है गिफ्ट। हालांकि 56(2)(x में जाओगे तो वहां गिफ्ट मनी भी हो सकता है और गिफ्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर आपको अदर सोर्स का चैप्टर याद है, आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपको याद होना चाहिए अदर सोर्स का चैप्टर। तो वहां पर अगर हम गिफ्ट देते हैं, चाहे वो कैश हो या काइंड हो, दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। कैश में भी टैक्सेबल होता है, काइंड में भी टैक्सेबल होता है, अगर आपको याद हो। तो वहां मनी भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है। पर सेक्शन 9 की जो अमेंडमेंट है वो प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ मनी वाले केस पर एप्लीकेबल है। मनी वाले केस पर एप्लीकेबल है। एक्सीडिंग ₹50,000 क्यों लिखा है सर? एक्सीडिंग ₹50,000 इसलिए लिखा है क्योंकि आप 56(2)(10) पढ़ते हो ना, तो वहां गिफ्ट तभी टैक्सेबल होते हैं जब वो 50,000 से ज्यादा हो। मतलब इस सेक्शन में इनकम को तभी इनकम डीम टू बी एक्रू राइज इंडिया माना जाएगा जब वो 56(2)(10) की सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। यानी कि अगर वो इनकम 56(2)(10) के हिसाब से टैक्सेबल है तो यहां टैक्सेबल है। अगर वो 56(2)(10) के हिसाब से टैक्सेबल ही नहीं है तो वो इनकम इस चैप्टर में भी डीम टू एक्रू राइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 40,000 रुपए का कैश गिफ्ट देता तो वो इनकम यहां पर टैक्सेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 56(2)(x में भी टैक्सेबल नहीं है। 56(2)(x जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है, वो ये कहता है कि एक गिफ्ट तब टैक्सेबल होता है जब वो इन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा का दिया गया हो। हालांकि 56(2)(x में प्रॉपर्टी का भी बात की गई है, लेकिन सेक्शन 9 ने एक्सक्लूसिवली मनी की ही बात की है। तो आई होप इट इज क्लियर। पहले ये बताइए आपको समझ में आया इनकम कौन सी है? जो मैं कह रहा था गिफ्ट होना चाहिए, गिफ्ट। आपको पता लगा मैं गिफ्ट क्यों कह रहा था? गिफ्ट क्यों कह रहा था? क्योंकि इनकम का मतलब लॉ में जो सेक्शन नया आया है उसने बोला था हमारा इनकम से मतलब है वो इनकम जो 56(2)(x की इनकम है, तो वहां तो गिफ्ट है, तो मुझे गिफ्ट लिखना पड़ा। मैंने 50,000 से ज्यादा क्यों लिखा? क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि 56(2)(x में गिफ्ट तभी टैक्सेबल होते हैं जब वो 50,000 से ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मुझे भी सेक्शन 9 में लिखना पड़ा कि 50,000 से गिफ्ट ज्यादा होने पर यह इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो ध्यान देना, इनकम जो इंडिया से बाहर कमाई है, इनकम कौन सी है? गिफ्ट है, 50,000 से ज्यादा का है, ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर कमाई है और आपने नॉन रेजिडेंट को दी है। कंडीशन पूरी कर दोगे तो इसी इनकम को हम इंडिया में कमाया हुआ मान लेंगे। कंडीशन कौन सी है? एक, रेजिडेंट ने गिफ्ट दिया होना चाहिए, पेयर रेजिडेंट होना चाहिए, पेई नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी या फॉरेन कंपनी, और ये गिफ्ट ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019 के बाद दिया गया हो। प्लीज टेल मी दिस एनालिसिस इज क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप दिस एनालिसिस इज क्लियर। सर मैं दिखा देता हूं। इनकम इज इन द नेचर ऑफ गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी
एंड नॉट अदर प्रॉपर्टी। क्लियर। हालांकि 56(2)(x) में तो प्रॉपर्टी का भी जिक्र है, लेकिन सेक्शन 9 ने प्रॉपर्टी की बात नहीं कही। इनकम इज इन द नेचर ऑफ गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी एंड नॉट अदर प्रॉपर्टी विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 52(x)। अगर वो टैक्सेबल है 56(2)(x) में, तो ही यहां टैक्सेबल है। पेयर शुड बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मनी इज बीइंग पेड टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। पेमेंट इज मेड ऑन और आफ्टर 5th जुलाई 2019। प्लीज टेल मी द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है, मैं दिखा देता हूं। कह रहे क्या गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मिस्टर ए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर ए जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर ए जो है वो नॉन रेजिडेंट है। आप इस आर को छोड़ो, अब आप इस आर को छोड़ दो। मैंने अज्यूम कर लिया मिस्टर ए जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अगर ए को और जो मिस्टर बी से मिला है, गिफ्ट किससे मिला है? मिस्टर बी से, वो रेजिडेंट है। तो डायग्राम कैसे बनेगी? मिस्टर बी यहां आएगा, वो रेजिडेंट है, मिस्टर ए को दे रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है। गिफ्ट दे रहे लिखा हुआ है, मनी का गिफ्ट दे रहे, और गिफ्ट का अमाउंट जो है वो 60,000 रुपए है, यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा का है। 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपए ज्यादा है तो बताइए सर ये गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं है? मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल है या नहीं है? इस क्वेश्चन में बताइए टैक्सेबल है या नहीं है? आंसर है यस। ये रहा नॉन रेजिडेंट के लिए गिफ्ट टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट दिया गया 6 अगस्त 2019 को। क्योंकि ये गिफ्ट दिया गया 6 अगस्त 2019 को, इसलिए ये गिफ्ट टैक्सेबल है। क्वेश्चन मैंने पूछा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ सच गिफ्ट वाज मेड 5th जुलाई। अगर 5th जुलाई को दिया गया है, सॉरी 5th जून, अगर ये 5 जुलाई से पहले दिया गया है तो फिर ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि उस केस में हम इसे मानते थे डीम्ड टू बी एक्रूड राइज आउटसाइड इंडिया। लेकिन 5 जुलाई के बाद यानी 6 अगस्त को हम इसे मान रहे हैं डीम्ड टू बी एक्रूड राइज इन इंडिया, और उस केस में हम नॉन रेजिडेंट के केस में भी इसको टैक्स कर रहे हैं। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। मैं आपको वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ा दूं? वो तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं। जो एक्चुअल में अमेंडमेंट आई है वो तो मैंने पढ़ाई नहीं ना। सेक्शन ये देखो, यहां लिखा है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। सर मेरी बात सुनना, जो लैंग्वेज मैं पढ़ रहा हूं ये एज इट इज लैंग्वेज फ्रॉम द बेयर एक्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सारी दुनिया के टीचर्स इसी 3-2.5 लाइनों को एनालिसिस कर रहे हैं। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, आपने इनकम कहां कमाई है? बाहर। क्वेश्चन है इनकम कौन सी? इनकम कौन सी? कह रहा है वो जो सम ऑफ मनी है रेफर टू इन 224(17)(a। अब वो इनकम जो 224(17)(a में लिखी हुई है, मैंने ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद देखा कि 224(17)(a में कौन सी लिखी है, देखो तो सही जाके, वहां जाके मैंने देखा कि वहां लिखा है 56(2)(10) में जो लिखी हुई है। फिर मैं 56(2)(10) में गया, वहां लिखा था जो 50,000 से ज्यादा है। तो इस एक लाइन से जो लिखा हुआ है बीइंग एनी सम ऑफ मनी रेफर टू इन 224(17)(a, इस एक लाइन से मुझे पता करना पड़ा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली है, ये गिफ्ट वाली है, ये 50,000 से ज्यादा वाला टैक्सेबल होगा, और एनी सम ऑफ मनी लिखा है, ये भी मुझे समझना पड़ा कि ये काइंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ लो सर, एक सेक्शन की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है समझ लो आप। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी रेफर टू इन सेक्शन 224(17)(a पेड, लिखा हुआ है पेड ऑन और आफ्टर 5th डे ऑफ द जुलाई 2019। हाँ ठीक है। बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी। ईमानदार से बता दो, जो बेयर एक्ट की 2.5 लाइनें हैं, मेरी पूरी एनालिसिस सुनने के बाद आपको एक एक लाइन का एक वर्ड क्लियर है नहीं है? सर मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट करवा दी है, इससे बेहतरीन अमेंडमेंट आपको नहीं हो पाएगी। समझ लो मेरी बात, इसे अच्छे से समझ लो। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगली अमेंडमेंट हमारी है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में। हालांकि बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, लेकिन मैं भी उसे भी पूरी तरह से डिस्कस करूंगा आपके साथ। आइए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की अमेंडमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट सुनो क्या है। सर आपने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ी होगी सेक्शन 16(1)(a) के अंदर, यस और नो? सेक्शन 16(1)(a) के अंदर एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपने सुनी होगी, लास्ट टाइम पढ़ी भी होगी। इसी सेक्शन में एक अमेंडमेंट है, लेकिन सर मैंने ना इस सेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, एप्रिशिएट करना सर, बड़ी मेहनत से काम किया है। समझाना चाह रहा हूं कि अमेंडमेंट क्या है, समझाना चाह रहा हूं सर, सिर्फ रटवाना नहीं चाह रहा। अमेंडमेंट खत्म करवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला,
ट्रस्ट मी। लो अभी कर देता हूं, पहले अमेंडमेंट करवा देता हूं, दिल को तसल्ली मिल जाएगी, आ गया भाई, कोई बात नहीं। अब मजे से सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं, सुन लेना, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूं, सुन लेना मेरी बात, ठीक है ना। हाँ सर देखिए, पिछले साल स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए थी, आपने सुना होगा, ग्रोस सैलरी और ₹40,000 विच एवर इज लेस अमेंडमेंट थी। इस साल जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ इतनी है, उस 40,000 की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। बस सैलरी चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सैलरी चैप्टर में एक सिंपल अमेंडमेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसकी मॉनेटरी लिमिट लास्ट ईयर तक 40,000 थी, दैट वाज इंक्रीज्ड, दैट इज इंक्रीज टू ₹50,000। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। सैलरी चैप्टर की अमेंडमेंट खत्म हो गई। लेकिन सर क्या हम यहां पर सिर्फ टेम्परेरी पढ़ने के लिए बैठे हैं क्या हमारा टारगेट सिर्फ जबरदस्ती पढ़ना ही है क्या, बस की पढ़ लो यार पेपर देने? नहीं भाई, जिन स्टूडेंट ने आगे लाइफ में कामयाब होना है उन्हें तो पूरी डिटेल चाहिए, ट्रस्ट मी। और वो स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हैं और हमेशा बैठते हैं। आप भी बैठिए प्लीज, सुनना प्लीज। असेसमेंट ईयर 0506, बड़ी पुरानी बात है सर, असेसमेंट ईयर 0506। सर मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में जो पहली बार टैक्स टीच किया था ना, वो असेसमेंट ईयर 0506 ही टीच किया था, या 0607 टीच किया था, मतलब यही टीच किया था, 56 या 67, 56 भी टीच किया था। मैंने अपनी लाइफ में पहला असेसमेंट ईयर जो टीच किया ना, वो 0506 टीच किया है असेसमेंट ईयर। ध्यान देना, मतलब मोटा मोटा 15 साल हो गए सर, मोटा मोटा 15 साल हो गए। उस जमाने में क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी उस टाइम भी अंडर सेक्शन 16(1) के अंदर। सेक्शन का नाम 16(1) होता था, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती थी वो मैंने यहां नहीं लिखा, समथिंग मिलती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1/3 ऑफ ग्रोस सैलरी और 40,000 समथिंग कुछ इतनी मिलती थी, या 25,000, मुझे याद नहीं है। लेकिन उस जमाने में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुआ करती थी 50,000। ये क्या चीज थी सर? वो आपकी इनकम ना 2.5 लाख तक इनकम माफ होती है। आज के दिन जो आप पढ़ते हो 2.5 लाख तक इनकम माफ होती है, उस टाइम पे ये सिर्फ 50,000 रुपए तक माफ हुआ करती थी। ठीक है सर जब पुरानी बात चल रही है, हम पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। असेसमेंट ईयर 0506 की बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम एग्जम्पशन लिमिट भी सिर्फ 50,000 हुआ करती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ सर? फिर सर असेसमेंट ईयर 0607 आया, और 0607 अपने साथ एक बड़ी चेंज लेके आया, बड़ी चेंज। और वो चेंज थी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। ओ माय गॉड, लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। ओ माय गॉड, जो इनकम पहले सिर्फ 50,000 तक माफ हुआ करती थी, अब वो 1 लाख तक माफ हुआ करेगी। वाह, इतनी बड़ी, मतलब ये तो मैं बोलूंगा वाकई में एक बड़ी एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ एक बेनिफिट लोगों से छीन लिया, और वो बेनिफिट था, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया करेंगे। सैलरी वालों सुन लो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपसे विड्रॉन कर ली गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपसे छीन ली गई। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, छीन भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, जब 50,000 जहां मेरी इनकम माफ हुआ करती थी, अगर वो इनकम बढ़ के 1 लाख हो गई है, तो इसके बदले अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की कुर्बानी दी जा रही है तो जाने दो। ऐसे हुआ था। फिर असेसमेंट ईयर 1920, ओ माय गॉड, असेसमेंट ईयर 1920। सर सोचिए, 6-7 के बाद, असेसमेंट ईयर 6-7 के बाद, अप्रोक्सीमेटली 13 साल बाद असेसमेंट ईयर 1920 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को री इंट्रोड्यूस किया गया विद द नेम ऑफ सेक्शन 16(1)(a), क्योंकि 16(1) तो डिलीट हो गया था, 16(1) तो 6-7 में डिलीट हो गया, तो 16(1)(a) के नाम से स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोबारा लाया गया। प्रश्न यह है कि सर इसे दोबारा क्यों लाया गया? जब हमने इसे विड्रॉ कर लिया था, जब ये खत्म हो गई थी, तो इसे फिर दोबारा क्यों लाया गया 1920 के अंदर? इसका लॉजिक मैं आपको देता हूं, देखिए प्लीज, लॉजिक के साथ समझना, मजा आ जाएगा। सर 16-17 में इनकम टैक्स ने अपना डाटा एनालिसिस किया, 16-17 में इनकम टैक्स ने अपना डाटा एनालिसिस किया। उन्होंने क्या देखा, जो लोग सैलरीड क्लास है वो 1.89 करोड़ सैलरीड इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। भाई बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। जबकि बिजनेस क्लास लोग जो कि दावे करते हैं हम तो ये तो सैलरी वाला है, इसकी क्या औकात है, अरे मैं तो बिजनेस करता हूं, ऐसी बड़ी बड़ी दावे करने वाले बिजनेस क्लास के लोग, जबकि सिर्फ 1.88 करोड़ इंडिविजुअल ही टैक्स पेयर थे, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल।
इंक्लूडिंग प्रोफेशनल, मतलब बिजनेस प्लस प्रोफेशन को मिलाकर जो रिटर्न फाइल की जा रही थी वो 1.88 करोड़ लोग कर रहे थे, जबकि सैलरी वाले 1.89 करोड़ कर रहे थे। दूसरी तरफ जो 1.40 लाख करोड़ का टैक्स सैलरी क्लास के लोग पे कर रहे थे, जबकि यहां सिर्फ 48,000, यहां पर 144 करोड़, यहां पर सिर्फ 48 करोड़ का टैक्स पे किया जा रहा था। यहां एवरेज पेमेंट पर इंडिविजुअल 76,306, अगर एक एवरेज निकाली जाए तो हर इंडिविजुअल 76,306 रुपए का टैक्स पे कर रहा था, जबकि यहां पर एवरेज पेमेंट ऑफ टैक्स 25,753। यानी कि सैलरी क्लास के लोग ज्यादा रिटर्न फाइल कर रहे थे, सैलरी क्लास लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे, सैलरी क्लास लोग पर इंडिविजुअल भी ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे, पर इंडिविजुअल भी। गवर्नमेंट ने बोला तो फिर सैलरी क्लास के ऊपर तो ज्यादा बर्डन है, इनके बर्डन को कुछ कम करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 16(1)(a) के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को री इंट्रोड्यूस किया। प्लीज टेल मी, आपको री इंट्रोडक्शन ऑफ सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन इज क्लियर और नॉट क्लियर? और सर गवर्नमेंट ने जब 18 फाइनेंस एक्ट 2018 में असेसमेंट ईयर 1920 में इस डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया तो डिडक्शन का अमाउंट रखा ग्रोस सैलरी और ₹40,000 विच एवरेज लेस। और इस ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 2021, ये आपका लेटेस्ट है, असेसमेंट ईयर 2021 फाइनेंस एक्ट 2019 16(1)(a) को अमेंड किया गया और ये क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो कि 40,000 थी इसे 50,000 कर दिया गया। तो ग्रोस सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लेस। प्लीज टेल मी, आपको सैलरी चैप्टर की अमेंडमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई? आप बताइए सर मुझे, आपको सैलरी चैप्टर का अमेंडमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपको सैलरी चैप्टर की अमेंडमेंट बिल्कुल क्लियर कर दी है। ना सिर्फ मैंने आपको अमेंडमेंट बताई है क्या है, बल्कि मैंने आपको यह तक बता दिया कि अमेंडमेंट क्यों है, कब से है और कैसे है। तो सर आपको याद ऐसे करना है कि दिस इज द अमेंडमेंट, 40,000 से लिमिट इंक्रीज करके 50,000 कर दी गई है। दैट इज द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। यस सर, आई हैव डन इट। मैं रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर कर चुका हूं, मैं सैलरी की अमेंडमेंट कर चुका हूं, और मैं अब करने जा रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की अमेंडमेंट। सर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट है, 3 अमेंडमेंट है, लेकिन आप उसे 2 अमेंडमेंट कह सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट है, दोनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में उनके आने के पूरे चांस है। सर दोनों अमेंडमेंट को मेरे साथ ध्यान से सुनना, समझना, सो दैट आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को समझ पाओ। इस चैप्टर में जो अमेंडमेंट हुई है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, और एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, सो दैट आपको अमेंडमेंट का पूरा इंप्लीकेशन क्लियर हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहली अमेंडमेंट है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 के अंदर। पहली अमेंडमेंट है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 के अंदर। मैं ये अमेंडमेंट आपको समझा देता हूं क्या है। सर सेक्शन 23(5) के अंदर अर्लियर, पहले मैं अर्लियर पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटिनेंट देयर टू। पहली बात, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग प्लस लैंड होनी चाहिए, जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या, पहले प्रोविजन बता रहा हूं। सेक्शन 23(5) क्या है पहले ये बता रहा हूं। सेक्शन 23(5) क्या है वो पूरा बता रहा हूं और फिर मैं अमेंडमेंट बता दूंगा। हालांकि आपको दिख रहा होगा अमेंडमेंट तो अर्लियर में 1 ईयर है और नाउ में 2 ईयर है, इतनी सी अमेंडमेंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको कंसेप्ट भी बता दूं। सर सपोज ये अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई असेसी है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है जो बिल्डिंग है या लैंड है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी है, इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। दूसरी कंडीशन, उसने इस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया है और वो इस प्रॉपर्टी को या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को लेट नहीं करता ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर 2 कंडीशन सुन लो आप ये 2 कंडीशन रट लो सर, पहले 2 कंडीशन सुन लो फिर आगे इनकम टैक्स बताएगा। सर जो लोग प्रॉपर्टी डीलर थे ना, जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, अमरपाली बिल्डर या जितने भी बिल्डर्स के आपने नाम सुने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बेचते हैं, 50 हजारों बिल्डिंग एक साथ बेचते हैं, वो लोगों की बात चल रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, अगर कोई बंदा है जिसके पास बिल्डिंग है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, मिस्टर एक्स है उसके पास बिल्डिंग है बट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर किसी के पास बिल्डिंग और वो स्टॉक इन ट्रेड हो तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आएगी? बताओ आप बताओ। अगर किसी के पास बिल्डिंग है और वो उसने हेल्ड कर रखी है एज अ स्टॉक इन ट्रेड,
क्या हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आएगी? जवाब है बिल्कुल आएगी। क्यों नहीं आएगी? हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की कंडीशंस क्या है? आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, हाँ ठीक है। आप बिल्डिंग के मालिक होने चाहिए, मतलब ओनर होने चाहिए, ठीक है। आप उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करोगे, ऑक्युपाई नहीं करोगे। ऑक्युपाई का मतलब होता है आप उस बिल्डिंग में खुद का ऑफिस नहीं बनाओगे या खुद का काम धंधा नहीं करोगे। प्रॉपर्टी का स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखना और बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज करना अलग अलग बातें हैं। ये जैसे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जिसमें मैं जो स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये स्टूडियो मेरा अपना है। मान लो ये मेरी बिल्डिंग अपनी है, तो ये बिल्डिंग है, इसका मैं मालिक हूं और हाँ मैंने इसको ऑक्युपाई कर रखा है अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं आएगी। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अगर आपको नहीं आना तो बस तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन। आपके पास बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के मालिक हो और आप उस बिल्डिंग को खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आप इस चैप्टर में नहीं आओगे, वरना आप इस चैप्टर में आओगे। अगर आपके पास बिल्डिंग है और आप इस बिल्डिंग के मालिक हो, चाहे आप इसे किराए पर दो, चाहे खाली पड़ी रहने दो, चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड कर लो, आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आओगे ही आओगे। ऐसा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कहता है जहां नोशनल इनकम को भी हम टैक्स करते हैं। तो यहां लिखा था प्रॉपर्टी डीलर ने कहा देखो हमारी एक समस्या है। बोले क्या? बोले देखिए हमारे पास बिल्डिंग्स है। इनकम टैक्स ने कहा ठीक है। बोले वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड है। बोले ठीक है। बोले हम किराए विराए पर भी नहीं देते। बोले अच्छी बात है। बोले सर देखो लेकिन आप उसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो? बोले वो तो लेंगे। बोला सर देखिए हमें बेचनी होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला बेच दो ना, फिर कैसे ले लेंगे? बोले सर लेकिन बिकने में टाइम लगता है, इसे बिक जाने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जिस ईयर में इस बिल्डिंग का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, जिस ईयर में इस बिल्डिंग का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस ईयर के एंड से अगले एक साल तक, उस ईयर के एंड से अगले एक साल तक हम इसकी एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, नहीं लगाएंगे टैक्स। क्या लिखा हुआ है? अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू है और वो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है और वो किराए पर नहीं दी जा रही है, लो कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड अप टू 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन। जिस ईयर में आपने इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है, उस ईयर के एंड से एक साल तक इसकी जो एनुअल वैल्यू है दैट शैल बी टेकन टू निल, दैट शैल बी टेकन टू निल। आइए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए सर ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है 17-18। इस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हो गई, यहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, यहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और मैं मान लेता हूं यहीं पे आपको कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल गया, ऑब्टेन हो गया, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन हो गया। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 जहां खत्म होता है वहां से एक साल और ले लो, वहां से एक साल जहां भी खत्म होता है, चाहे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहां मिला है लेकिन इसके एंड से एक साल और ले लो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 ले लो, फाइनेंशियल ईयर 18-19 ले लो। बेसिकली इस ईयर में भी हम एनुअल वैल्यू निल ले लेंगे। इसमें तो निल लेंगे ही लेंगे, 17-18 में तो निल है ही है, सोचने वाली बात ही नहीं है। 18-19 में भी एनुअल वैल्यू निल ले लेंगे। तो लॉ ने बोला ठीक है आपकी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड है और आप उसे पूरा साल किराए पर नहीं देते हो। तो जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस ईयर के एंड से एक साल तक इसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। बोलो ऐश करो, निल ली जाएगी। अब इस साल क्या अमेंडमेंट है सर? अमेंडमेंट ये है, बिल्डर लोगों ने बोला सर ये एक साल को बढ़ाओ, ये एक साल को बढ़ाओ और गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। उन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है और गवर्नमेंट ने बोला है ये एक साल अब 2 साल कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 ही नहीं 19-20 में भी इसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। जिस ईयर में प्रॉपर्टी का सीओसी मिल जाएगा, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस ईयर में आपको प्रॉपर्टी का सीओसी यानी कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके एंड से अगले 2 ईयर तक, अगले 2 फाइनेंशियल ईयर तक इसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। दैट इज द अमेंडमेंट। वहां 1 ईयर की जगह 2 ईयर कर दिया गया है, वहां 1 ईयर की जगह 2 ईयर कर दिया गया। प्लीज टेल मी हाउस प्रॉपर्टी का आपको अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर, हाउस प्रॉपर्टी का आपको अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप हो गया होगा। हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है
और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट नंबर 2, यानी कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 4, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ये सुनिए सर क्या होता है। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्लीज आप समझना। सर आपने पढ़ा होगा अर्लियर, पहले मैं अर्लियर की बात करता हूं, अर्लियर की, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक हाउस आप यूज कर सकते हैं एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। एक बिल्डिंग, एक, लेकिन एक लिखा हुआ था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सुनिए सुनिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखो, अगर ये खाली मुझे अमेंडमेंट करवानी हो ना, अगर मुझे सिर्फ अमेंडमेंट करवानी हो, सिर्फ ये बताना हो कि क्या चेंज आया है, ट्रस्ट मी 1 मिनट में कंसेप्ट ओवर। लेकिन यकीन मानो आपको क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपसे, अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन नहीं किए तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, मैं बता रहा हूं आपको। सुनिए, अगर पहले क्या लिखा था, अगर किसी बंदे के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है एक, तो उसकी एनुअल वैल्यू 0 ली जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन उसने उस प्रॉपर्टी के लिए पे किया है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसकी एवी 0 है, तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन भी मिलेगी और आपका नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी भी आ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि उस इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलेगी उस पर कुछ लिमिटेशन थी कि वो मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 एज द केस में भी मिलेगी, ये आपको आता होगा। अगर किसी बंदे के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो लॉ ने यह कहा था आप कोई भी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपके पास 3 घर है ना, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप कोई एक चूज कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम उसकी एनुअल वैल्यू निल ले लेंगे और बचे हुए 2-3 जितने भी घर हैं जिनको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज लिया हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक ले लो, बाकी बचे हुए घर या घरों को हम डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे, हम डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। और सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे और उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। तो सर पहले क्या था सेक्शन कि एक, अगर किसी बंदे के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी एनुअल वैल्यू 0 ली जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू 0 ली जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अगर किसी बंदे के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर किसी बंदे के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो किसी भी एक घर की जो एनुअल वैल्यू है वो 0 ली जाएगी और बाकी बचे हुए घर या घरों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर टैक्स लगाया जाएगा। अमेंडमेंट सुनिए सर क्या है, अमेंडमेंट यह है कि अब वो जो लिखा था कि एक घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, वहां लिखा है आप 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। यस सर, दिस इज द अमेंडमेंट कि अब आप एक घर को नहीं बल्कि 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और 2 घरों की एनुअल वैल्यू को निल लिया जा सकता है। मैं समझाता हूं, अगर मेरे पास 2 घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों की एनुअल वैल्यू को 0 लिया जाएगा। लेकिन अब अगर मेरे पास 2 से ज्यादा घर हैं, जैसे पहले 1 से ज्यादा थे, अब 2 से ज्यादा घर हैं, तो किसी भी 2 घरों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर सकता हूं, उनकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी, बचे हुए घर या घरों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ये अमेंडमेंट क्लियर है, मैं आपको दिखा देता हूं। इफ देयर आर मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउसेज, अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस है, विच आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज रेजिडेंस पर्पस, और जो ओनर है वो उसके लिए रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब इफ देर आर मोर देन 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देन ही मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ट्रीट एनी वन ऑफ द हाउस टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। उसके पास ऑप्शन थी कि वो किसी भी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर ले, द अदर हाउस या हाउसेज विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, मान ली जाएंगे, एंड एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस या हाउसेज विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 23 सेक्शन 1 क्लोज ए, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट को ही वैल्यू मान लिया जाएगा। अब क्या है, नाउ इफ देर आर मोर देन 2 रेजिडेंशियल हाउसेज, तो बस 1 की जगह 2 किया है सर, 1 की जगह 2 किया है और कोई अमेंडमेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि अब अगर किसी के पास 2 से ज्यादा रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो वो किसी 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो वो किसी भी 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, बाकी बचे हुए घर या घरों को डीम टू बी लेट आउट मान के निकाला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। अब सर मैंने अमेंडमेंट तो करवा दी है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एक एक करके।
सर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के आंसर भी दिए मैंने, इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी इसी के अंदर हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। और जब मैं इन 3 क्वेश्चनों को करवाऊंगा ना, वो जो इंपॉर्टेंट वाला अमेंडमेंट है ना, जो मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। सर देखिए, अब ये क्वेश्चन तो वैसे आपको ऑलरेडी आने चाहिए कि डीम्ड टू बी लेटर ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा पाऊंगा, जितना मैं अपने रेगुलर बैच में करवाता हूं उतने डिटेल में तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हां क्वेश्चन 3 है, करवाऊंगा। सर सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा घर होंगे, एक से ज्यादा घर होंगे, हमें उनमें से कोई 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करने हैं, और बचे हुए घरों को हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। प्रश्न ये है कि कौन से वाले 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज किए जाए। जवाब ये है जिसमें एसएससी का टैक्स में बेनिफिट हो। मान लो 3 घर हैं, 3 घर हैं, पहला और दूसरा अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करूं और तीसरे को लेट आउट चूज करूं तो टैक्स कितना बनता है। पहला और तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करूं, दूसरे को लेट आउट चूज कर लूं तो टैक्स कितना बनता है। पहले को लेट आउट चूज कर लूं, दूसरे और तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करूं तो टैक्स कितना बनता है। मुझे ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर 3 घर हैं तो मेरी ये 3 ऑप्शन काम आ जाएंगी। 4 घर होते तो मेरी 4 ऑप्शन बनती, पहले को सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा चौथा लेट आउट, इस तरीके से। तो मुझे ऑप्शन बना के देखनी पड़ेंगी कि सबसे कम टैक्स मेरा किस केस में आएगा। जिस केस में मेरा सबसे कम टैक्स आएगा मैं वही वाले ऑप्शन चूज कर लूंगा, मैं वही वाले घर सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर लूंगा। ये क्वेश्चन हमें करके देखने कैसे होगा। मैं क्वेश्चन का साइज बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा पूरे अच्छे से, डोंट वरी। पहले आप ये क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कैसे करना होता है मैं सिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स के पास 3 घर हैं, हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है। मिस्टर एक्स के पास 3 घर हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तीनों में वो खुद रहता है। सर आप जानते हैं कि आपको 2 ही घर अलाउड है एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा घर आपको अलाउड नहीं है। लेकिन कौन से 2 घर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करने हैं ये आपकी चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिसाइड, वो दिखाता हूं। सर तीनों की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट 2 में दे रखा है, 1 में नहीं दे रखा, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर मिसिंग है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज ये तीनों घर लोन पर नहीं लिए हुए, कोई इंटरेस्ट इनका नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो मैंने पहले इजी वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया कि आपको ये करवा दूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवा दूंगा। उनमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पॉइंट में ही एक्स्ट्रा नेक्स्ट अमेंडमेंट है। सर सबसे पहले आपको जीएवी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। वो जीएवी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। जीएवी सर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर देखना होता है। तो सर हायर आपका 1.5 लाख रुपए आ गया, तो ये 1.5 लाख आ जाएगा यहां पे। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो इग्नोर कर दो। इन दोनों में से हायर देखना होता है सर, 3 लाख आ गया। स्टैंडर्ड रेंट 2.5 लाख है, इन दोनों में से लोअर देखना होता है, लोअर, तो 2.5 लाख आ जाएगा सर। 3 लाख और 5 लाख में से हायर देखना है सर, 5 लाख आ गया। और 6 लाख, इन दोनों में से लोअर देखना होता है सर, तो लोअर 5 लाख आ जाएगा। तो आपका जीएवी आ गया 1.5 लाख पहले घर का, 2.5 लाख दूसरे घर का और 5 लाख तीसरे घर का। यहां से आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है सर, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। सर जब भी क्वेश्चन में दिया ना हो ये परसेंटेज किसका है, तो इट इज ऑलवेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ये हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का होता है, यानी कि 10,000 रुपए आ जाएगा यहां पे। और इधर बात करूं तो 10% यानी कि 20,000 रुपए आ जाएगा। इधर बात करूं 10% तो ये भी 30,000 रुपए आ जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है इस तरीके से, आप देख सकते हो। 1.5 लाख, 2.5 लाख और 50,000, 5 लाख, 10,000, 20,000, 30,000, इन तीनों को माइनस करने के बाद आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि 1,40,000, 2,30,000, 1,40,000, 2,30,000 एंड 4,70,000। 4,70,000 30% माइनस कर दो एनएवी का, 42,000, 69,000, 1,41,000। देखो इसी का एनएवी का 30, सर ये डिडक्शन होती है ना वो 30% वाली, वो माइनस की है मैंने और कुछ नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने माइनस क्यों नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आंसर आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया आपका तीनों। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर मैं क्या कर रहा हूं, पहले तीनों प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान रहा हूं। पहले मैं तीनों प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान रहा हूं। क्यों सर? आपने कहा था आपको 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने इन तीनों में से, तो अब तीनों को डीम्ड टू बी लेट आउट क्यों मान रहे हो? मेरा आंसर है, आप बताओ मैं कौन से 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं?
आप बोलोगे सर जिसमें टैक्स का बेनिफिट हो, मैं पूछूंगा मुझे टैक्स का बेनिफिट होगा ये कैसे पता लगेगा? नहीं समझे? बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सर जब तक तीनों मकान लेट आउट नहीं होंगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेट आउट चूज करना चाहिए, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे एक मॉल में ले गया, बोला भाई देख यहां से जो तेरा मन करता ना वो शर्ट चूज कर ले, वो शर्ट चूज कर ले, अब मेरी तरफ से गिफ्ट है। एग्जाम्पल है ये, ऐसा कोई दोस्त नहीं है मेरा जो ऐसे बोले। मुझे मॉल में ले गया, बोला जो तेरे को शर्ट लेनी है वो ले ले, एक शर्ट ले ले जो तेरा मन करे, आप बताओ मैं कौन से वाले शर्ट लूंगा? सर आप सबसे महंगे वाले लोगे। बिल्कुल सही, एज ए ट्रू इंडियन मैं सबसे महंगे वाले शर्ट लूंगा, लेकिन एक बात बताओ वो जो महंगे वाले शर्ट है वो मैं कैसे लूंगा? जब मुझे सभी के रेट पता हो तभी तो मैं डिसाइड करूंगा ना कौन से वाले लूं। जब तक मुझे सारे घरों की वैल्यू डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं पता, लेट आउट की वैल्यू क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा मैं कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करूं? तो सर स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको क्या करना होता है, जितने भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उन सबको एक बार आपको डीम्ड टू बी लेट आउट मानना है। स्टेप नंबर 1, आप सभी घरों को एक बार डीम्ड टू बी लेट आउट मान लो। डीम्ड टू बी लेट आउट मान के उनका जीएवी से लेकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। जीएवी में ऑब्वियसली आपके पास एक्चुअल रेंट नहीं है, तो आपने जरूर सेक्शन 23(1)(a) ही यूज किया है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट को ही यूज किया है। सही है सर। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब देखो सर, आप इधर देखो, अब आप 3 ऑप्शन चूज कर लो, जितने घर हैं उतनी ऑप्शन होंगी। ऑप्शन 1, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, और तीसरे को लेट आउट मान लो। सर आपको पता आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने हैं, तीसरा आपको लेट आउट मानना है, तो कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने, पहले 2 मान लो। दूसरे ऑप्शन में हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, थर्ड वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, दूसरे वाला लेट आउट मान के देख लो। तीसरे में हाउस 1 और हाउस 1 को लेट आउट मान लो, 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। मैंने एक्सप्लोर किया है, अलग अलग 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के देखा है, फिर मैं देखूंगा तीनों में सबसे टैक्स कम किस में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 में आपने हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, वैल्यू आएगी नील। आप जानते हैं सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर नील आता है। हालांकि नेगेटिव भी आ सकता है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, अगर होता तो ये नेगेटिव में भी आता। आपको आता है ये क्वेश्चन करने सोल्व, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मुझे एक अमेंडमेंट करवानी है उसके लिए मैं करवा रहा हूं। ये हाउस नंबर 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका आंसर भी नहीं लाएगा। थर्ड लेट आउट है, वहां लिख दो 3,29,000। अभी आपने तीनों हाउस लेट आउट माने थे ना, डीम टू बी लेट आउट। अभी थोड़ी देर पहले आपने तीनों हाउस डीम टू बी लेट आउट माने थे, उसमें तीसरा घर जो उसकी लेट आउट वैल्यू थी 3,29,000, वो मैंने लिख दिया और मेरा फाइनल आंसर आ गया 3,29,000। इसका मतलब है अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 चूज करूं जिसके अंदर मैं हाउस 1 और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं और थर्ड को लेट आउट मानूं, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 3,29,000 पर, 3,29,000 पर। प्रश्न यह है कि क्या ये ऑप्शन बेस्ट है? कैसे पता? बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सर अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 चूज करूं तो मेरे हाउस नंबर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं जिसकी वैल्यू नील ले लेंगे, हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं जिसकी वैल्यू नील ले लेंगे, लेकिन हाउस 2 को मैंने लेट आउट माना है, तो लेट आउट मैंने अलग से कैलकुलेट कर रखा है। हाउस 2 को मैंने लेट आउट माना है, लेट आउट को मैंने अलग से कैलकुलेट कर रहा है। वहां जाके देखो 2 की वैल्यू 1,61,000 आ रही है, तो 1,61,000 प्लस नील टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे 1,61,000 पर। ऑप्शन नंबर 1 से तो ऑप्शन 2 कहीं बेटर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 चूज करूं तो मुझे 1,61,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, ये ऑप्शन मच बेटर है। और यहां पर मुझे हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, पर क्योंकि 3 घर हैं तो ऑप्शन भी 3 है। तीसरे घर में मैंने हाउस 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, जिनकी वैल्यू को नील ले लिया है। हाउस 1 को लेट आउट माना है 98,000, तो टैक्स मुझे देना पड़ेगा 98,000 पर। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 यूज करने पर मुझे सिर्फ 98,000 को इनकम मानना पड़ेगा, 98,000 पर टैक्स देना पड़ेगा, और 1 और हाउस नंबर 2 और 3 मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन 3 इज बेटर। सो assessee should opt house 2 and 3 as self occupied and taxable value would be ₹98,000। और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी 98,000 रहेगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ है नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप जान पाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है और वो जो नई अमेंडमेंट है वो कहां है। सर इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 घर हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तीनों की वैल्यू आपके सामने है। सबसे पहले हम तीनों घरों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। तीनों घरों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे।
तीनों घरों की जीएवी निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनएवी निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 30% डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे और फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। वो वैल्यू जो लेट आउट के केस में आती है वो पहले तीनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं ऑप्शन चूज करूंगा और ऑप्शन में जहां जहां लेट आउट वाले होंगे वो वैल्यू मैं वहां से उठाकर लिखूंगा। आपको पता है ये बात। पहला केस म्युनिसिपल, अगर मैं इसकी जीएवी निकालूं, लेट आउट मान लूं, इसको लेट आउट मान लूं तीनों को, तो जीएवी निकालूं, पहले केस में आएगा 2,30,000 और 2,90,000 में से दोनों में से हायर जो आएगा वो 2,90,000 आएगा और 2,42,000 स्टैंडर्ड रेंट है। दोनों में से जो कम आएगा वो 2,42,000 आएगा, 2,42,000। 1,70,000 और 2 लाख में से हायर 2 लाख आएगा। यहां 2,30,000 है तो कोई बात नहीं, दोनों में से लोअर जो है वो 2 लाख आएगा। 2,10,000 और 2,20,000 में से हायर जो है वो 2,20,000 आएगा और यहां 2,10,000 है, इन दोनों में से लोअर 2,10,000 आएगा। सर मैंने आपको बता दिया कि जीएवी क्या क्या आएगी। म्युनिसिपल टैक्स 15% है, जो कि हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का करना होता है, हम कर देंगे। ये भी 15% है, ये भी हम म्युनिसिपल वैल्यू का कर देंगे और ये 10% है, ये हम म्युनिसिपल वैल्यू का कर देंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूं आपको, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाउस 1 ग्रोस एनुअल वैल्यू 2,42,000 है, बिल्कुल अभी आपने सीखा था ये वाली बात, और 2 लाख है और 2,10,000 है। म्युनिसिपल टैक्स ये 15% था, 34,500 आ गया, ये 15% था, 25,500 आ गया, ये 10% था, ये 21,000 आ गया। आपको कहता ना ये म्युनिसिपल टैक्स किसका करना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू का। एनएवी इतना इतना आ गया, 30% का डिडक्शन फिक्स है, मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले केस में 2,40,000 है, क्वेश्चन देख लो, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास पीडीएफ के नोट्स होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,40,000 है, 2,40,000 है। अब स्टूडेंट कहता सर आपने ये सिखाया था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसमें जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है अगर कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम 2 लाख मिलती है। हाँ, तो अब 2,40,000 माइनस क्यों कर रहे हो? वो मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं सर क्योंकि मैंने पहले जब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, मेरा स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं। इन तीनों घरों को हमने एक बार डीम्ड टू बी लेट आउट माना है। तो जब डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं तो अगर ये लेट आउट मान लिए हैं तो फिर लेट आउट में 2 लाख वाली कोई लिमिट नहीं होती, फिर जितना भी इंटरेस्ट हो पूरा माइनस होगा। यहां 250 माइनस होगा, यहां इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका आंसर आ गया, पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लेट आउट वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड वाली पॉजिटिव है और थर्ड वाली भी नेगेटिव है। प्लीज टेल मी आपको लेट आउट की वैल्यू निकालनी आ गई या नहीं आ गई? अब आप समझिए सर मेरे साथ बड़े मुद्दे की बात, 3 ऑप्शन ले लीजिए, 3 ऑप्शन ले लीजिए आप मेरे साथ, 3 ऑप्शन आपको लेनी पड़ेंगी। ये रही ऑप्शन 1, हम एक काम करते हैं, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं और 3 को लेट आउट मान लेते हैं। आप ये समझ लो, आपने ना 3 घर है ना, तो आपने लेट आउट जो माना होगा ना एक हाउस को, 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने आपने, एक घर को हमने लेट आउट माना होगा। वो एक घर ना आपने एक बार तीसरा, एक बार दूसरा, एक बार पहला माना होगा। इस केस में आपने हाउस नंबर 2 को लेट आउट माना है। देखो हाउस नंबर 2 को लेट आउट माना है। इस केस में आपने हाउस नंबर 1 को लेट आउट माना है। ये देखो, ये देखो, इस केस में आपने हाउस नंबर 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, इसमें 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, इसमें 2 और 3 को माना है। सही है सर? सर देखो लेट आउट की वैल्यू तो आपको उठानी है। पहले ऑप्शन नंबर 1 सोल्व करता हूं, पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में आपने हाउस 3 को लेट आउट माना है, लेट आउट की वैल्यू ये रही, हाउस 3 की वैल्यू लेट आउट माना आपने, लेट आउट की वैल्यू ये रही 1,17,700, ये आपने निकाल रखा। हाउस 3 की लेट आउट वैल्यू 1,17,700, माइनस में है तो आप माइनस में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, आ गया। हाउस 1 और हाउस 2 अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। हाउस नंबर 1 माइनस 2 लाख कैसे आ गया? पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लाया था, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं था, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं था ना, तो हाउस नंबर 1 नील आ गया। ठीक है सर, अब क्या है, अब जो हाउस 1 है अगर आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, क्वेश्चन दिखा दूं ये वाला, अगर आप हाउस नंबर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो इसकी एनएवी जो है वो नील आएगी, आएगी सर। 30% का डिडक्शन भी नील आएगा, आएगा, लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस होगी। इंटरेस्ट 2,40,000 है लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए 2,40,000 है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड माना आपने, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए होती है। इसलिए हमने जब ये सॉल्यूशन किया है तो यहां पर आपको सिर्फ 2 लाख लिखा है, सिर्फ 2 लाख लिखा है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो 2 लाख और 1,17,700 यानी कि 3,17,700। वाओ, 3,17,700 नेगेटिव, नेगेटिव, मुझे कोई टैक्स नहीं देना बल्कि मेरा लॉस है। ये तो मजे की बात है, ये तो मजे की बात है, मेरा 3,17,000 का लॉस है, क्योंकि आपको पता ना लॉस किसी और इनकम में से सेट ऑफ हो जाता है, इसलिए। तो ऑप्शन 1 अच्छी ऑप्शन है, 3,17,000 का लॉस है भाई। ऑप्शन नंबर 2, हाउस 1 और हाउस 3 को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, 2 को लेट आउट माना है। पहले आप 2 की लेट आउट की वैल्यू लिख दो,
2 के लेट आउट की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 1,22,150। अब यहां है अमेंडमेंट, मेरी बात सुन लो, यहां है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट यह है कि हाउस 1 जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है 2,40,000 इंटरेस्ट है, पर मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलेगी। हाउस 3 आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, वहां पर आपने इंटरेस्ट जो है वो 2,50,000 है, बट मैक्सिमम 2 लाख की मिलेगी। दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट 4 लाख हो गया, दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट 4 हो गया। लेकिन अमेंडमेंट यह कहती है जब आप 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो तो दोनों का जो इंटरेस्ट है ना, दोनों का इंटरेस्ट वो एग्रीगेट 2 लाख मिलेगा। बस सर यही डिडक्शन है, यही अमेंडमेंट है। पिछली बार क्या था, लास्ट ईयर क्या था, आपके पास एक ही घर था सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, 2 घर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की ऑप्शन थी नहीं। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की ऑप्शन सिर्फ एक घर की ही थी, 2 घरों की थी नहीं। अब आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड की ऑप्शन 2 घरों की है, तो पहले कोई प्रॉब्लम थी नहीं, एक घर था, 2 लाख तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन थी। अब 2 घर है, अगर दोनों पे लोन लिया हो, दोनों का इंटरेस्ट पे किया हो, आपको तो लगेगा मुझे दोनों घरों में 2-2 लाख की डिडक्शन मिलनी चाहिए, मुझे 4 लाख की डिडक्शन मिलनी चाहिए। लॉ ने अमेंडमेंट करके बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि यहां पर आपको 4 लाख की नहीं, डिडक्शन 2 ही लाख की मिलेगी, डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख की मिलेगी। तो देखिए 2 लाख और 2 लाख 4 लाख हो गया, बट मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 ही लाख की मिल रही है। इन दोनों का एग्रीगेट आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 4 लाख की नहीं मिलेगी। सर ये अमेंडमेंट है। अब स्टूडेंट के पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। सर मेरे पास 2 घर है, मैंने दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, दोनों पर लोन है, दोनों पर इंटरेस्ट है। मैंने कहा ठीक है सर, एक लोन रिपेयर के लिए है, एक लोन कंस्ट्रक्शन के लिए है। ठीक है, एक लोन रिपेयर के लिए, एक इंटरेस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए है। कंस्ट्रक्शन वाले की लिमिट 2 लाख है, रिपेयर वाले की 3 लाख है, दोनों के इंटरेस्ट है, 2 लाख उसका है, 30 उसका है। आप एग्रीगेट कितना लोगे? 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। तो सर आपने 30 क्यों नहीं लिया? सर 2 और 30 है तो मैक्सिमम वाला 2 लाख ले लेंगे। सर मान लो मेरे पास 2 घर है, दोनों कंस्ट्रक्शन के लिए है, दोनों की लिमिट 2-2 लाख है, तो 2 लाख ही लेंगे। ये रहा क्वेश्चन। अब बताओ सर, मेरे पास 2 घर है, दोनों के ऊपर लोन है, दोनों का इंटरेस्ट जाता है, दोनों का इंटरेस्ट रिपेयर वाला, दोनों का 30-30 मैक्सिमम है, दोनों का 30-30 मैक्सिमम है। तो इस बार आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की मिलेगी, 60 की नहीं मिल जाएगी, मैक्सिमम 30 या 2 लाख की ही मिलेगी एग्रीगेट। एक 2 लाख वाला है, एक 30 वाला है, तो 2 लाख मिलेगी। दोनों 2 लाख वाले हैं तो भी 2 लाख मिलेगी, दोनों 30 वाले हैं तो 30,000 मैक्सिमम मिलेगी, तो 30,000 मैक्सिमम मिलेगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? बता दिया मैंने आपको। और सर ये ऑप्शन नंबर 3 है, हाउस 1 लेट आउट है, हाउस 3 लेट आउट 1 है तो आपने वैल्यू निकाल ली नेगेटिव, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वहां वैल्यू इंटरेस्ट है ही नहीं, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वहां 2 लाख बनता है तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ऑप्शन 1 इज बेटर क्योंकि वहां पर ज्यादा लॉस आ रहा है। सो असेसी शुड ऑप्ट हाउस नंबर 1 एंड 3 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ऑप्शन नंबर 1 में कौन से हाउस थे? 1 and 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस थे। सो ऑप्शन 1 इज बेटर, सो असेसी शुड ऑप्ट हाउस 1 and 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड द टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 3,17,700। प्लीज टेल मी यहां तक आपको अमेंडमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थर्ड क्वेश्चन सर आप खुद करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। एक लोन रिपेयर के लिए है, एक कंस्ट्रक्शन के लिए है, मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की, याद रखना मैक्सिमम डिडक्शन। इसका एक 75 जाएगा, इसका 30 जाएगा, दोनों का एग्रीगेट 2,5 होएगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख की मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख की। तो ये बता दिया। एक अमेंडमेंट थी ये वाली, मैं पढ़ा दूं, अमेंडमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं, अमेंडमेंट को मैं पढ़ा देता हूं बस थोड़ा सा। हां जी, where the assessee has opted for 2 houses to be treated as self-occupied, the deduction of amount of interest given above shall be in aggregate remain 30,000 or 2 lakh as the case may be. वो डिडक्शन 30 या 2 लाख ही रहेगी। 2 घर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिडक्शन 4 या 60 हो जाएगी। Whether the assessee has opted for 1 residential houses or 2 residential house to be self-occupied. प्लीज बताइए आपको हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट्स विद क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो आई हैव डन हाउस प्रॉपर्टी अमेंडमेंट। प्लीज इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। डायरेक्ट टैक्स का पार्ट 3 हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, 3rd क्लास, लास्ट क्लास, उसमें हम बचे हुए सारे चैप्टर की अमेंडमेंट एक साथ कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।